ये बाजी सोने नहीं देगा उन लोगों को। रात में मेरी बात का आप याद रखना। और नीलाबाज तैयार किया है, कहां जरा लाना वो नीलाबाज, जरा मैं इनको दिखा दूं। यही सीतापुर वाला कोई बोला था ना कुछ सीतापुर वाला कोई कार्यकर्ता की तरफ आंख उठी, मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठी तो इस बार हरदोई पैदल आऊंगा, मेरी बात को याद रखना। सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पे अपराधियों में कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं। क्यों लगा कि 3.5 लाख रुपए ग्राउंड के लिए हमारे भाइयों को देने पड़े, एक एक पैसा जुटा के 3.5 लाख रुपए खर्च करने पड़े, 3.5 लाख रुपए। और क्या क्या नहीं करना पड़ा और क्या क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। लेकिन मैं हरदोई में खड़े होकर कह रहा हूं, अधिकारी कर्मचारी मेरी बात को भाई सुन लेना। अगर मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठी, वो सुना था आपने पार्लियामेंट में, मैं सुनाता हूं आपको। मैं कहना नहीं चाहता था क्योंकि उनको मैं इतनी गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र है। अगर मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठी तो इस बार हरदोई पैदल आऊंगा, मेरी बात को याद रखना। बड़े बड़े बिल्डिंग वाले जो सत्ता के साथ बदल जाते हैं, उन नेताजी के कान में बता देना, मुकाबला बिकाऊ लोगों से नहीं है, मुकाबला टिकाऊ लोगों से है। ये बात उनको बता देना जरूर। बेटे ये बस बीच वाली व्यवस्था और करा दो, 15 मिनट में खत्म करूंगा। मैं समझता हूं कि बहुत भीड़ है, ये वाली करा दो बस धन्यवाद हो जाएगा आपका। वो सामने बस, फिर ठीक हो जाएगा। चलिए गौर कीजिए प्यारे साथियों, आज हम लोग हरदोई में एक महत्वपूर्ण अवसर पर और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संघर्ष को मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा उस शासक पर जिसका लोहा 12वीं शताब्दी में पूरे देश ने माना था। बिजली जैसी तेजी से जो दुश्मन पर हमला करते थे, पलक झपकते ही स्थान बदल लिया करते थे। एक प्रहार से ही 10-10 लोगों के सर धड़ से अलग कर दिया करते थे। ऐसे महाराजा बिजली पासी को मैं नमन करता हूं। आपने आला उदल जी का नाम सुना होगा, और आला तो गाया भी जाता है, लेकिन आला उदल को हराने वाले महाराजा बिजली पासी के इतिहास को दबा दिया गया, गड्ढा में दबा दिया गया। अवध क्षेत्र में सामंतवादी ताकतों को समाप्त कर सामाजिक न्याय के संकल्प को मजबूत करने वाले, भाईचारा को बढ़ाने वाले 103 दिनों तक लगातार गांजर युद्ध में की भूमि में डटे रहे और विजय प्राप्त की, और राजा जयचंद की 5 गुना सेना को अपने पराक्रम से धूल चटा देने वाले महाराजा बिजली पासी जी को आज हम लोग नमन करते हैं उनकी जयंती के अवसर पर। सम्मानित साथियों, मैं यहां से शुरू करूंगा कि अभी देश के प्राइम मिनिस्टर लखनऊ रैली में आए थे, जहां प्रेरणा स्थल पर उन्होंने लंबा भाषण दिया। प्रेरणा स्थल पर खड़े होके और महाराजा बिजली पासी का नाम 10 बार लेने का काम किया अपने भाषण में। कितनी बार? 10 बार लेने का काम किया। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि जो प्रेरणा स्थल बनाया उसमें महाराजा बिजली पासी की अगर एक शानदार मूर्ति भी लगा देते तो हमारे दिल में भी ठंडक पड़ जाती। अगर लखनऊ के बसाने वाले
महाराजा लाखन पासी की मूर्ति लगा देते तो हमारे कलेजे में भी ठंडक पड़ जाती। अगर मां उदा देव पासी की मूर्ति लगा देते, मदारी पासी की मूर्ति लगा देते, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले, किसानों की आवाज बनने वाले उन हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगा देते तो शायद हमें ठंडक पड़ जाती। लेकिन हमारा पेट तो सिर्फ बातों में भरा जा रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है मेरे लोगों, ये आजादी से पहले भी और आजादी के आज बाद भी लंबे समय से बातों से पेट भरा जा रहा है। प्यारे साथियों, आप जाकर देखो गांव देहात में आज भी अगर मकान पक्का बन गया है तो प्लास्टर मेरे लोग नहीं करा पाए। ये वो लोग हैं जो राजाओं महाराजाओं की, जो शासकों की संतानें हैं और आज इस आजाद भारत में गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो रखी है, क्योंकि राजकाज में इनकी हिस्सेदारी नहीं है। प्यारे साथियों, जब 12वीं शताब्दी में आपका झंडा डंडा इतना बुलंद था, तो आज आप इस देश में राजकाज जाने के बाद जुल्म जाति के शिकार इस देश में हो रहे हो। हम लोग उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में किस तरह का अन्याय कमजोर वर्गों के लोगों को सहना पड़ रहा है, आपसे छिपा हुआ नहीं। आज यहाँ बहुजन समाज का ये जो बड़ा सा जनसमूह इकट्ठा हुआ है, ये दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, जैन, बौद्ध, ईसाई, अल्पसंख्यक समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग बड़े पैमाने पे इकट्ठा हुए। सबके मन में चाहत है कि गुलामी के दिन खत्म होने चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इस देश में कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, किसने हमें क्या दिया है और किसकी वजह से हमें गुलामियों की बेड़ियां सहनी पड़ी है, जब तक मेरा नौजवान नहीं जानेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप याद करो, और मैं जो बात कह रहा हूं आप इसको चेक कर लेना। मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि हमें जो भी अधिकार मिले हैं वो मांगने से नहीं मिले मेरे लोगों, उन अधिकारों को हमारे महापुरुषों ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान देके छीनने का काम किया, लड़ के लेने का काम किया। मैं इसका एक उदाहरण बताता हूं, बाकी उदाहरण आपको किताबों में पढ़ने हैं। मैं आपके याद दिला देना चाहता हूं कि जब भारत गुलाम था तो गुलाम भारत में 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, जोर से बताओ। 3% लोग। फिर माउंटेनो चेन फोर्स समिति बनी, उसने कुछ सुधार करने की बात कही, सुधार भी हुए और 3% से बढ़ के 15% लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। गौर से सुनना, पहले 3% लोग वोट करते थे, फिर 15% हो गए। 3 के बाद जो सुधार हुआ, उस सुधार में ये तय हुआ कि जिनके पास बहुत धन है उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जिनके पास जमीनें हैं, जमींदार हैं, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जिनके पास जो टैक्स पेयर है, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं उनकी पीढ़ियों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। 3% से बढ़ के 15% हो गए। 15% लोगों में आपको जानना चाहिए, एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी और कमजोर वर्ग, गरीब समाज का व्यक्ति नहीं था। मैं बताना चाहता हूं, मीडिया के लोग मुझे सुन रहे हैं, हालांकि दिखाना तो आपको वही है जो आप दिखाना चाहते हैं। मैं कोई ऐसी बात कह दूंगा तो आप कहेंगे चंद्रशेखर ने ऐसी बात कह दी, मगर मैं आज कहूंगा तो जरूर आप सुन लेना, आप सुना देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं, मैं वकील हूं। 15% लोगों में देश को जानना चाहिए, एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं था। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। और सामान्य में भी जो गरीब सामान्य थे वो भी नहीं थे। कौन थे? जो
मजबूत, ताकतवर, पैसे वाले, संपन्न सामान्य जाति के लोग थे, वही वोट का काम इस देश में करते थे, वही वोट का काम इस देश में करते थे और उन्हीं के द्वारा सरकारें अंग्रेजों के राज में चुनी जाती थी। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। मेरी माए बहनें बहुत बड़ी पैमाने पे आई हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी महिला को किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, वोट डालने का अधिकार भारत में नहीं था। ये वोट का अधिकार कैसे मिला, किसने दिलाया? ये वोट का अधिकार 1919 के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बना के और मेमोरेंडम दिया और उस मेमोरेंडम की जांच करने साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ और उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर ने आपको, मुझे और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। देश की हर महिला को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। इसलिए समझो, ये वोट हमें मांगने से नहीं मिली मेरे लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बड़े अभिभावकों, मेरी माँ, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी दादियों, चाचियों, ये वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से मिला है। मेरी बात को आप याद रखना। और आज SIR के जरिए मुख्यमंत्री जी ने कहा 4 करोड़ वोट कट गए हैं और अब जब SIR का आंकड़ा आया तो 2 करोड़ 89 लाख लोगों को वोट कट गया। 2 करोड़ 89 लाख लोगों का वोट कट गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर 4 करोड़ वोट की बात मुख्यमंत्री ने कही तो मुख्यमंत्री ने झूठ बोल के प्रदेश को गुमराह क्यों किया कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं? और अगर 4 करोड़ वोट कटे थे तो ये 1.25 करोड़ वोट किसके हैं जो बढ़ाए गए हैं चुपचाप पिछले दरवाजे से? इसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए। प्यारे साथियों, ये वोट का अधिकार है तो आपकी गलियों में बड़े बड़े महले वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े हेलीकॉप्टर वाले, बड़े बड़े कुर्तों वाले, जिनको आपसे बदबू आती है तो वो आपके भी मोहल्लों में आ जाते हैं, आपकी गलियों में आ जाती है। जहां गाड़ियां नहीं जाती, जहां मोटरसाइकिल नहीं जाती, जहां कीचड़ है, जहां सड़क भी नहीं, जहां रेत है, गारा है, वहां जहां हमारे लोग पैर को ऊपर, पजामा ऊपर करके निकलते हैं, वहां भी लोग आते हैं चुनाव के समय, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिलाया। इसलिए वोट का अधिकार आपसे चला गया, कोई गरीबों की बस्ती में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। अभी बांग्लादेश में दीपू दास की पीट के हत्या कर दी जला के। मीडिया के लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, मुझसे भी कई मीडिया के लोगों ने कहा, मैंने उस पर अपनी बात भी रखी। मेरा कलेजा छलनी होता है जब दीपू दास को वहां मारकर जलाया जाता, मेरा कलेजा छलनी होता है। लेकिन इस भारत के कोने कोने में जब हर जिले में किसी भी दीपू दास को रोज मारा जाता है तो भी मेरा कलेजा छलनी होता है। तब मीडिया का कलेजा छलनी नहीं होता, तब इन नकली नेताओं का कलेजा छलनी नहीं होता, तब भी मेरा कलेजा छलनी होता है। आप क्या जानो मेरे दर्द को? ये मीडिया के लोग, ये सरकार के लोग क्या जानेंगे मेरे दर्द को? जब राजस्थान में मटकी छूने पे इंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब मूछें रखने पे जितेंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब ओम प्रकाश रैगर फांसी लगा लेता है, जब पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मेरी बच्चियों को नोचा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, तो मेरा कलेजा छलनी होता है। तुम्हें क्या पता मेरे दर्द का? जिस दिन चंद्रशेखर आजाद इन गरीबों की ताकत से आगे बढ़ गया, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी मेरी बच्ची की तरफ आंख उठा के देख ले। याद रखना मेरी बात को। अभी तो मौसम बदल रहा है, अभी मौसम बदल रहा है, तो ये मुझसे कहते हैं आप बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो। मैं तो रोज बोलता हूं, मैं जानता हूं अगर कहीं किसी में अन्याय होगा तो भीम आर्मी के लोग बोलेंगे, आजाद समाज पार्टी के लोग बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप भूखे सोते हो तो क्या किसी महल वाले को दुख होता है क्या? जब आप प्यासे सोते हो, प्यासे रहते हो, किसी बड़ी गाड़ी वाले को दर्द होता है क्या मेरे लोगों? जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते और आपको सामान खरीदना होता है, बाजार में निकलते हो
पेट पे हाथ फेर के वापस आ जाते हो, अपने सपनों को तोड़ देते हो। क्या किसी पैसे वालों को, किसी नेता को दर्द होता है क्या? दर्द होता है तो आपके भाई भीम आर्मी के एक सिपाही को दर्द होता, आजाद समाज पार्टी के एक सिपाही को दर्द होता। कब तक इस आजाद भारत में ये मेरा शासक समाज कब तक गुलामी का जीवन जिएगा? ये फैसला हमें आज नहीं तो कल करना होगा। आप उठा के देखो, जो मेरा कलेजा पूछना चाहते थे, जो पूछना चाहते थे चंद्रशेखर क्यों कम बोलते हैं ऐसे मामलों पे, मैं उनको पूछना चाहता हूं। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती है। आप जाति का डिडोरा लेके घूमते हो। मैं गारंटी देके कहता हूं 90% बच्चियां एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज की हैं। आप उठा के देख लो। तो तब इस मीडिया का कलेजा छलनी क्यों नहीं होता? तब इन सरकारों का कलेजा छलनी क्यों नहीं होता? जब कुर्सी में बैठ के और अपराधियों को बचाने का काम करते हो, तब आपका कलेजा छलनी क्यों नहीं होता? प्यारे साथियों, हरदोई लंबे समय से राजनीतिक कमजोरी बहुजन समाज के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं आज की शक्ति को देख के कह सकता हूं, मैं सोचता था, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल पाता। मैं सोचता था पश्चिम में आंदोलन मजबूत है। मैं ऐलान करके कह सकता हूं कि इस मिट्टी पे आंदोलन सबसे ज्यादा मजबूत है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, आप ये बताओ, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा, गौर से सुनना मेरी बात को, जब तक मेरे भाइयों, जहां तक आवाज जा रही है, जहां जिस हालात में उसी में सुन लो, क्योंकि अगर एक दूसरे को बिठाने के चक्कर में पड़ोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। आपको अगर सुई भी लगेगी तो मेरा कलेजा छत नहीं होगा। आप मेरी पीड़ा को समझो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब तक इस नौजवान की जेब में पैसा नहीं आएगा, जब तक पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा, आप बताओ हमारे हालात कैसे बदलेंगे? बताओ, क्या बदल सकती है? देखो, मेरी बात पे गौर करो। आजाद भारत है ना, सबको बराबर के अधिकार कहता है ना संविधान, अवसर की समता है ना। मेरी माँ यहां बैठी है, मेरी माँ हाथ उठा के बता दें, अगर जिन माओं ने हवाई जहाज का सफर किया हो, जरा एक बार हाथ उठा के मुझे दिखा दो। क्यों, क्या मेरी माँ को हवाई जहाज का सफर करने के लिए अवसर नहीं मिलना चाहिए क्या? क्यों नहीं मिल रहा? आपको पता है, ये हवाई जहाज, ये हेलीकॉप्टर, ये अमीरों के जेब का सामान है, गरीबों के जेब का नहीं। समय बदलेगा, समय बदलेगा। मेरी बात को याद रखना। जो आज तक ट्रेन के डब्बे में नहीं चढ़ी एसी वाले में, उस अपनी माँ को, बहन को हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज में बिठाने का, उसको सम्मान दिलाने का काम उनके बच्चे करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। लेकिन मैं पहली बार नौजवानों से कर रहा था। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, जब धीरे धीरे आरक्षण खत्म हो जाएगा, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा, तो इस देश में जहां इतनी गैर बराबरी जाति धर्म के नाम पे, तो आप गरीबों को कुर्सी पे कौन बैठने देगा? इसलिए मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। आप बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जोर से बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो अगर आप मानते होनी चाहिए, तो अब आप जनवरी के बाद तैयार हो जाना। हम लोग निजी क्षेत्रों में एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को आरक्षण मिले, इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश में यात्रा करने का काम करेंगे। तैयार हो नहीं तैयार हो? बताओ। और सुनो, जितना बैकलॉग बाकी है उसको हम लोग भरवाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। जब राजकाज बनेगा, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, बड़े बड़े मॉल बनते हैं, जमीन अधिग्रहण की जाती है, मैं आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूं, जैसे आज की सरकार ने बिहार में 1 रुपया लीज पे 100 साल के लिए 1 एकड़ जमीन और हजारों एकड़ जमीन अडानी साहब को देने का काम किया है, तो मेरे अडानी तो आप ही हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजकाज बनेगा, जिस गरीब पे जमीन नहीं है उसको हम लोग एक्वायर करके जमीन दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। यानी कि हर परिवार को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। मैं तो पार्लियामेंट में आशा बहनों की वेतन वृद्धि, आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि, भोजन माताओं की वेतन वृद्धि, शिक्षा मित्रों की वेतन वृद्धि,
अनुदेशकों की वेतन वृद्धि, पीआरडी के जवानों की वेतन वृद्धि, होमगार्ड भाइयों की वेतन वृद्धि, पंचायत सहायकों की वेतन वृद्धि, चौकीदार भाइयों की वेतन वृद्धि, सबके लिए मैं पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम करता हूं। और पुलिस के जो भाई हैं, इनको 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, वेतन विसंगतियां दूर हो, बीएड के भाइयों को जो बीएड करे भाई हैं उनको अध्यापक की नौकरी मिले, बीटीसी के भाइयों बहनों को नौकरी मिले, इसके लिए मैं पार्लियामेंट में लगातार आवाज उठाता हूं। लेकिन जब हमारी संख्या कम है, जब मैं आवाज उठाता हूं तो वो सोचते हैं इस आवाज को दबा दिया जाए। कोई अधिकारी मुझे फोन करके कहता है कि आपकी स्वच्छता छीन लेंगे। मैं उनसे यही कहता हूं हाथ जोड़ के कि वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था और वोट देके इन लोगों ने पार्लियामेंट में भेजा है। वोट देके कामयाब बनाना या कमजोर करना वो इनके हाथ में है, इनको फैसला करना है कि ये क्या चाहते हैं। आप ये बताओ, आजाद समाज पार्टी को मजबूत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ, आजाद समाज पार्टी की ताकत बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? देखो आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं, ये बताओ? क्या हमारे सीने में आग लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पे अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है, समय कम है, काम ज्यादा है, नौजवानों की तरफ देश देख रहा है। एक वो लड़ाई थी जो आजादी का संग्राम था, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुखदेव जी ने, तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ने का काम किया। और एक और तीसरी आजादी का संघर्ष, अधिकारों का संघर्ष अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन कामयाब हो और 75 साल की ये जो बेबसी लाचारी संविधान के बावजूद भी है ये खत्म हो, लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप लोग मन पक्का नहीं करोगे। बताओ, मेहनत करोगे नहीं करोगे? घर घर निकल के बूथ कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? मेरी बात को घर घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? अपने संगठन को मजबूत करोगे नहीं करोगे? अपने झंडे डंडे को घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? भाईचारा बनाए बगैर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, इस बात को आप समझो। अगर भाईचारा नहीं बनेगा बहुजन समाज में तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। भाईचारा बनाओगे नहीं बनाओगे? बताओ, मेरी बात पे गौर करो मेरे नौजवान साथियों। हमारी माए हमारा पेट पालने के लिए तमाम तरह के प्रयास करती है। कोई फैक्ट्री में काम करती है, कोई घर की सफाई करती है, कोई खेत में काम करती है। मेरे दिल में ये तकलीफ होती है कि जिन माओ को जो है इज्जत सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए थी, उनको हम दिला नहीं पा रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा के राजकाज बनने के बाद माओ को घर तक रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नौजवान भाइयों को रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा, पुरानी पेंशन को बहाल कराने का काम किया जाएगा, SC ST OBC के कर्मचारियों को प्रमोशन रिजर्वेशन दिलाने का काम किया जाएगा और गरीबों के आंखों आंसू पूछने का काम किया जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप सड़कों पे, तो मैं आपकी क्षमता को देखता हूं, मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं खूब, मैं डरता हूं किसी को चोट ना लग जाए। कोई मां ये ना कहे कि मेरे बच्चे को चोट लग गई, मेरे भाई को चोट लगी, मुझे तकलीफ होगी। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, बहुत समझदारी से आया जाया करो। हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों का बलिदान हम लोगों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए किया है। अगर आप लोग डटोगे नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो नीला पटका पहन के ये जो नीली फौज बैठी है, जरा लाना वो बात जरा उठा। यही सीतापुर वाला कोई बोला था ना, कुछ सीतापुर वाला कोई बोला था ना। छोड़ो छोड़ो, कौन था इस बात में मत जाओ। उनको, उन सबके लिए मैंने नीला बाज तैयार किया है। कहां जरा लाना वो नीला बाज, जरा मैं इनको दिखा दूं।
मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये बाबा साहब के चीते हैं, बाबा साहब के। ये महाराजा बिजली पासी के बच्चे हैं, ये महाराजा लाखन पासी की औलाद है। ये देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ये बाजी सोने नहीं देगा उन लोगों को रात में, मेरी बात को आप याद रखना। और बाज के साथ साथ मजबूत नेता भी तैयार किए हैं, भीम आर्मी ने किए नहीं किए बताओ? मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा है, मैं इसको अपने नेता को इस बार नेतृत्व करते देखना चाहता हूं। मैं पार्टी में इनकी सिफारिश करूंगा कि पार्टी इनको मौका दे और मैं भी इनके चुनाव में यहाँ काम करने के लिए आऊं और हमारा शहर विधानसभा जाए। मेरी तो दिली इच्छा इस बार ये है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप लोग मेहनत करोगे। करोगे नहीं करोगे? यहां से जाके काम करोगे नहीं करोगे? बूथ कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? भाईचारा कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? घर घर जाके मेरी बात को पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे नहीं लड़ोगे? एक आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं, और ये मेरी बात कहूं या नहीं बताओ? जब आप दोनों हाथ उठाओगे तभी कहूंगा, उससे पहले नहीं कहूंगा। अभी दोनों हाथ नहीं उठ रहे हैं सब लोग, उधर वालों के नहीं उठ रहे हैं, उधर वालों के। अच्छा ठीक है, उठा लिए। जो नौजवान पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मैं आज अपने उस भाई को विश्वास दिलाता हूं, वो पढ़ाई करे, पढ़ाई लिखाई में अपने आप को पीछे ना रखे, वो कोई काम ना करे, वो मीटिंग में ना जाए, वो बूथ कमेटी ना बनाए, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन मैं उसको कहना चाहता हूं, उसकी माँ उसके पिता अपना पेट काट काट के उसको पढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। मैं उससे कहना चाहता हूं मेरे नौजवान भाई से, वो खूब पढ़ाई करे, खूब बेहतर पढ़ाई करे, ज्ञान में किससे पीछे ना रहे और आने वाले कल में समाज का नेतृत्व करे। निकम्मे नेताओं की जरूरत इस कमजोर समाज को नहीं है, इस कमजोर समाज को मजबूत नेताओं की जरूरत है। और ये आज का युवा कल का नेतृत्व करता बनेगा, लोकसभा विधानसभाओं में कमजोरी की आवाज बनेगा। आज मैं वहां अकेला बोलता हूं, अगर आपने 5-4 मेरे साथ भेज दिए होते तो पूरी पार्लियामेंट में जय भीम का नारा गूंजा करता। मेरी बात का याद है। अभी भी आपकी आवाज कमजोर तो नहीं है पार्लियामेंट में? बताओ, कमजोर तो नहीं है? अब इसको मजबूती देने का काम 2027 में और तीसरे पंचायत चुनाव में आपको करना है। बताओ, तीसरे पंचायत चुनाव में ताकत दोगे नहीं दोगे? बताओ बताओ, जिला पंचायत के सदस्य बनाओगे नहीं बनाओगे? किसी दूसरे के चक्कर में तो नहीं आओगे? पक्का? किसी के बहकाव में तो नहीं आओगे? स्वाभिमान सम्मान को मजबूत करोगे नहीं करोगे? घर से निकल के काम करोगे नहीं करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद आज की सभा को